हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जिसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 से संबंधित चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि 1991 से पहले ऐसी क्या स्थिति थी जिसके कारण इस तरह के बड़े स्टेप इकोनॉमी में लेने पड़े थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो स्टेप उठाए गए थे उसमें लिबरलाइजेशन से रिलेटेड क्या स्टेप थे, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्या स्टेप थे और ग्लोबलाइजेशन से संबंधित क्या मेजर स्टेप उठाए गए थे। उसके अंतर्गत हमने डी लाइसेंसिंग के बारे में भी और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के अलावा जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसको मोटा मोटी तौर पर आपने उसको देखा था। अब हम इस पूरे रिफॉर्म को एक विस्तृत रूप में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद जो भारत में आर्थिक सुधार हुए, जो रिफॉर्म हुए, जो बड़े मेजर स्टेप्स थे जिसके कारण इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो इसे पूरा देखने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आप कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपसे छूटे नहीं और परीक्षा में आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। इस तरह से हम लोग अपने टॉपिक पर सीधे चलते हैं और बात करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, द मेजर रिफॉर्म्स एंड द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और जो सुधारात्मक कार्यवाही की गई उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म की। तो देखिए, फिस्कल रिफॉर्म से मतलब यहाँ पर क्या है कि क्या ऐसे सुधार किए गए जिससे भारत की जो टैक्स सिस्टम था, जो बहुत ज़्यादा कम टैक्स का कलेक्शन होता था, रेवेन्यू का कलेक्शन कम होता था, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता था और उस डेफिसिट के कारण जो फिस्कल डेफिसिट था वो बजट में 8.4% तक जीडीपी का पहुंच गया था। द फिस्कल डेफिसिट इन 1991 बजट वाज लार्ज, सो लार्ज एट 8.4% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का और इतना बड़ा अगर फिस्कल डेफिसिट होगा तो आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास पैसा होना चाहिए वो प्रचुर मात्रा में विस्तृत रूप से उपलब्ध नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज, तो जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंप्लीमेंट किया गया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने अपने बजट के दौरान जो 1991-92 का बजट था, उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि हमें जीडीपी के रेशियो में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको 8.4 से कम करके 6.4 पर लाना है। और इसके लिए उन्होंने कुछ मेजर स्टेप उठाए, जैसे उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू कट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकारी खर्चे हैं उनमें कमी लाना है। अब सरकारी खर्चों में कमी कैसे आएगी, तो उसके लिए उन्होंने जो ऐसे खर्च थे जिसको कम किए जा सकते थे, जैसे जिन सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा थी उसमें उन्होंने स्कीम्स लाए कि भाई हम कर्मचारियों की भर्ती जो है, रिक्रूटमेंट में थोड़ी कमी लाएंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेस एम्प्लॉय हैं। तो जो वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में जो एक्सपेंडिचर था उसमें थोड़ी कमी आई। तो एक तो एक्सपेंडिचर को कम करना इसका एक मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि जो सब्सिडी में बड़ा खर्च होता था, जैसे कि आपने सब्सिडी के टॉपिक में पढ़ा भी है कि सब्सिडी में एक बड़ा बजट खर्च होता था और उस समय 1991 से पहले सरकार अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए चुनाव से पहले सब्सिडी का इस्तेमाल करते थे जनता को आकर्षित करने के लिए। तो उन्होंने ये किया, एक हार्ड स्टेप उठाया कि जो हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है या जो फूड सब्सिडी या दूसरे सेक्टर्स में सब्सिडी में जो खर्च किया जाता है उसमें कमी की जाए। तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप था जो उस समय काफी विरोध भी किया गया।
तो फूड सब्सिडी में कमी लाना, फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी लाना, और एक बड़ा स्टेप ये उठाया गया कि सरकार अपने डेफिसिट को कम करने के लिए, जो फिस्कल डेफिसिट था उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी तय किया कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर हैं, हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे और उनसे भी कैपिटल जो है हासिल करेंगे। तो इस प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई। तो कैपिटल हासिल करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस और इसके लिए इक्विटी शेयर बेचे जाने लगे। इसकी शुरुआत 1991-92 में हो चुकी थी, और इससे जो कैपिटल यानी इससे जो पूंजी की प्राप्ति हुई, उससे फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद मिली, सरकार के खर्चे भी कम होने लगे, सब्सिडी में दी जाने वाली राशि भी कम हो गई, और साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म भी किए गए। अब देखिए, ये सारे रिफॉर्म फिस्कल रिफॉर्म के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई गई एक, जिसके अध्यक्ष थे राजा चलैया, इसे चलैया कमेटी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने 3 वर्षों में, अलग अलग वर्षों में अपनी रिपोर्ट दी। पहले 91 में, फिर 92 में और फिर 93 में। इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड सुधार यानी डायरेक्ट टैक्स में सुधार के संबंध में, कुछ कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के संदर्भ में, और साथ ही साथ इन्होंने जो उस समय जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो बड़े सुधार थे, उस संदर्भ में इन्होंने रिकमेंडेशन किया। तो राजा चलैया कमिटी ऑफ टैक्स रिफॉर्म वाज क्लोजली रिलेटेड विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 और द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो टैक्स में भी रिफॉर्म हुआ, और साथ ही साथ बाकी चीजों में, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की गई, इसके अलावा सब्सिडी में कमी की गई, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स की जो है अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई। तो इससे क्या हुआ, सरकार के बजट में खर्चा यानी एक्सपेंडिचर जो है वो कम होने लगा, और जो घाटा यानी जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो घाटा था, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, घाटे का बजट, उसमें जीडीपी के अनुपात में जो घाटा 91 में 8.4% का था, वो 91-92 में घटकर जो है 6 या 6.4% तक आ गया। तो ये एक शुरुआती सफलता थी इकोनॉमिक रिफॉर्म में, जिसमें कि हमने फिस्कल रिफॉर्म को अंजाम दिया। लेकिन स्वाभाविक है, जब आप बजट में सब्सिडी में कमी करेंगे, कर्मचारियों में कमी करेंगे, है ना, और टैक्स में जो है बढ़ोतरी करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस में, तो इसका विरोध होना स्वाभाविक था, और वो शुरुआती दौर में इसका विरोध भी हुआ। इसके साथ ही साथ कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म करने की भी जरूरत थी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होने के कारण उससे उसी साल में 1991 में 2 बार डिवैल्यूएशन भी किया जा चुका था, क्योंकि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की जो शर्तें थी उसके तहत डिवैल्यूएशन भी करना एक जरूरी कदम था, जिससे कि भारत जो है अपनी मॉनेटरी यानी जो मॉनेटरी जो स्थिति थी, जो मौद्रिक स्थिति थी, उसको ठीक कर सके। तो ये गंभीर स्थिति थी कि डिवैल्यूएशन भी किया जा रहा था और इन्फ्लेशन की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो सरकार ने कुछ मॉनेटरी स्टेप्स उठाए, मौद्रिक जो कदम थे उठाए। तो देखिए क्या स्थिति थी उस समय, जाकर के देखेंगे तो उस समय स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR बहुत ज्यादा हुआ करता था। SLR जो है, SLR, CRR, बैंक रेट, इन सब टॉपिक पर हम लोग बैंकिंग सेक्टर का जब अध्ययन करेंगे, बैंकिंग के बारे में, वहां पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक संक्षेप में बता दें कि 1991 का जो ईयर था या उससे पहले के सालों में SLR बहुत ज्यादा रखा जाता था। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये है कि RBI के प्रावधान के मुताबिक बैंकों को एक निश्चित फंड, यानी कि वो विदेशी मुद्रा के रूप में है, गोल्ड के रूप में है और करेंसी के रूप में, उन्हें बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना होता था। यानी कि अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए की राशि है तो देखिए उसको 38.5% उसको रिजर्व रखना होता था। इसके अलावा CRR की रेट भी बहुत ज्यादा थी, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि RBI के पास रखना होता था। तो RBI के पास रखने वाली राशि थी वो कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, वो भी बहुत ज्यादा था, 25% तक था। अब आप खुद ही सोचिए कि बैंकों के पास जितनी पूंजी थी उसका लगभग 40%
उनको खुद रिजर्व रखना है, जिसको आप किसी को दे नहीं सकते, लोन नहीं दे सकते, खर्च नहीं कर सकते। और 25% जो है वो उनको रखना होता था खुद रिजर्व बैंक के पास। तो लगभग 65% तो रिजर्व ही हो गया। अब 65% रिजर्व हो गया तो जो बैंक्स थे, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक थे या थोड़े बहुत प्राइवेट बैंक्स भी थे उस समय, तो उनकी स्थिति क्या होती थी कि 35% ही वो कर्ज के रूप में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में वो दे सकते थे। तो इसके कारण क्या होता था कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और लोग जो थे वो कर्ज लेना यानी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, कोई निवेश करना एक बहुत कठिन और जटिल काम होता था। तो इसको इजी करना जरूरी हो गया। तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस चीज को समझा और उन्होंने देखिए पहला ही ये स्टेप उठाया कि अगले 3 सालों में हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करेंगे, यानी 38 से 25% तक लाने की उन्होंने योजना बना ली। और दूसरा स्टेप ये उठाया कि कैश रिजर्व रेशियो जो है, जो 25% है, बहुत ज्यादा है, आरबीआई के पास रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है, उसको उन्होंने कहा कि इसे भी कम करिए और 10% ही रखने का प्रावधान करिए। इसके लिए उन्होंने एक साथ नहीं बल्कि 4 साल की योजना बनाई कि धीरे धीरे हम इसे कम करके 10% तक ले जाएंगे। अब इन प्रोसेस से क्या होता है कि बैंकों के पास यानी जो कमर्शियल बैंक्स थे, जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, शेड्यूल बैंक्स थे, उनके पास जो है कर्ज देने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज देने की जो राशि थी वो उनके पास बढ़ गई, जिससे कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी कि बाजार में तरलता बढ़ गई, तो करेंसी का अनुपात बढ़ा, तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, बिल्डिंग जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट दिखाई पड़ने लगा अगले 4-5 सालों में। तो ये एक बड़ा मॉनेटरी स्टेप जो है उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो है उठाया गया। फिर इसके अलावा बैंकों को कुछ और भी स्टेप्स उन्होंने बताया कि देखिए एक जो टाइम डिपॉजिट होता है, जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह आप जो लेते हैं, उसमें भी उन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी कि बैंक अपने अपने हिसाब से जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखें, जो टाइम डिपॉजिट यानी कि कितने दर पर, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था, जो पैसा जो बैंक में रखने की राशि भी ज्यादा होती थी, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा होता था, और जब कर्ज लेने के लिए जाते थे तो वो कर्ज भी बहुत हाई रेट पर दिए जाते थे। तो दोनों ही स्थिति जो थी वो लिक्विडिटी के लिए ठीक नहीं थी। तो उस समय जब रिफॉर्म किए गए तो इस बात को ध्यान रखा गया कि ये जो लिक्विडिटी की स्थिति तभी सुधरेगी जब इसके इंटरेस्ट रेट को रेशनलाइज किया जाएगा। तो बैंकों को थोड़ा समय दिया गया कि धीरे धीरे ये जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, इसमें कमी लाई जाएगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो वो टर्म जो उनका जो डिपॉजिट जो था, टाइम डिपॉजिट था या फिक्स डिपॉजिट वगैरह पे थोड़ी जो है धीरे धीरे कमी लाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया कि क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन का भी हिस्सा था कि अब केवल जो बैंकिंग सेक्टर हैं उसमें ऐसा नहीं कि केवल नेशनलाइज्ड बैंक्स ही रहेंगे या केवल जो है इंडियन भारतीय जो बैंक है वही रहेंगे, उसमें प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस दिया जाने लगा। यानी निजी भारत की कोई कंपनी या कोई उद्योग जो है या कोई व्यक्ति अगर भारत में बैंक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपना कैपिटल लगा के, तो उनको छूट दी गई कि आप प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और 1991 से पहले था, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते थे, बहुत मुश्किल होता था, सरकार परमिट ही नहीं करती थी बैंक खोलने के लिए, और वो जो निश्चित नेशनलाइज्ड बैंक होते थे, कॉमर्शियल बैंक्स होते थे, उन्हीं के द्वारा काम होता था। तो इसमें भी चेंजेस आया कि प्राइवेट बैंक्स भी खोले जाने के लिए स्वीकृति दी जाने लगी, और जो विदेशी बैंक, अगर कोई फॉरेन कंट्री विदेशी कोई बैंक अगर भारत में खोलना चाहते हैं, जैसे बाद में खुला भी, जैसे HSBC बैंक खुला है ना, इसके अलावा चार्टर्ड बैंक खुला और भी कई बैंक खुले, वो विदेशी बैंक, सिटी बैंक खुला, बहुत सारे ऐसे अलग अलग देशों के बैंक जो हैं भारत में आए। तो क्या हुआ इससे बैंकिंग सेक्टर में जो है कंपटीशन हो गया।
कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ा, और उस प्रतिस्पर्धा के कारण जो कर्ज यानी कि जो डेब्ट के जो रेट थे उसमें भी बदलाव आया, कर्ज के दरों में परिवर्तन आया। कर्ज के दरों में परिवर्तन के अलावा जो है बाजार में लिक्विडिटी बढ़ी, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी, कर्ज लेने की क्षमता भी बढ़ी, और जो डिपॉजिट थी लोगों की उसकी भी क्षमता बढ़ी। ये सब चेंजेस जो हैं इसी संदर्भ में संभव हुए जब ये रिफॉर्म किए गए थे। तो यहां पर आपको ये पता चल जाता है कि इन फिस्कल रिफॉर्म के कारण उस समय इकोनॉमी में, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या बदलाव है। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी चेंजेस किए गए कि इंश्योरेंस जो था उस समय जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में काम करती थी, जो एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी थी, और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो आम बीमा यानी कि गाड़ियों और अन्य क्षेत्रों में काम करती थी, मैरीन इंश्योरेंस करती थी या मकानों का बीमा करती थी, जनरल गुड्स यानी लाइफ के अलावा इंश्योरेंस के लिए जीआईसी और लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब इनकी ये मोनोपोली थी यानी एकाधिकार था कि अगर लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो एलआईसी के पास जाना है, और अगर लोगों को कोई वस्तु या सामान का बीमा कराना है तो जीआईसी के पास जाना है। सरकार ने क्या किया, इसमें चेंजेस लाए, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी चेंज लाया उन्होंने, और बाद में फिर इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 IRDA एक्ट 1999 पारित किया गया, और जिसके तहत 2000 में IRDA एस्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ उससे पहले एक कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था मल्होत्रा कमिटी, और मल्होत्रा कमिटी ने ये सजेस्ट किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो एलआईसी और जीआईसी की जो मोनोपोली है उसको कम किया जाए या उसको समाप्त किया जाए। तो वो कैसे संभव हो सकता था, तो वो तभी संभव होता था जब विदेशी कंपनियों को या भारत की कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर दिया जाए। तो मल्होत्रा कमिटी के इस रिकमेंडेशन के मुताबिक ही IRDA की स्थापना हुई, और भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे देशी और विदेशी कंपनियों को प्रवेश दिया गया। शुरू में यह था कि विदेशी कंपनी अगर भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करेगी तो वो 26% और 26% के साथ वो एंटर कर सकती है। बाद में इसको बढ़ाया गया, 49% शेयर उनको देने की बात की गई, जो बाद में चेंज हुआ उसके तहत। तो अभी वर्तमान में जो विदेशी कोई भी कंपनी है वो भारत में अगर लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में कोई कंपनी स्टैब्लिश करती है तो 49% अपनी पूंजी यानी विदेशी पूंजी और 51% भारतीय कंपनी की पूंजी के साथ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश हो सकती है। इससे क्या चेंज आया, इससे चेंज आया कि लाइफ सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अलावा कई और भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आ गई, और जनता को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, जो प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियां थी उसके माध्यम से इंश्योरेंस करने का मौका मिला। इससे इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन जनता में बढ़ गया, यानी कि अब केवल लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी के अलावा भी किसी भी कंपनी से बीमा कराया जा सकता था। यह अलग बात है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का मार्केट शेयर अभी तक भी 74-75% बना हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो है उतना ग्रो नहीं कर पाया। वो भारत की एक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। लेकिन दूसरे सेक्टर्स में, इंश्योरेंस के अलावा दूसरे सेक्टर में जहां पर ये मार्केट ओपन किया गया वहां पर निजी सेक्टर्स का जो है परफॉर्मेंस वो ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में जो है निजी सेक्टर का जो है कंपटीशन में एलआईसी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है अभी तक की स्थिति में। तो यहां पर आपको ये भी इस फिस्कल रिफॉर्म के अंतर्गत ये समझ में आ गया कि बैंकिंग में रिफॉर्म किया गया, इंश्योरेंस में रिफॉर्म किया गया, इससे कैपिटल यानी पूंजी का प्रवाह जो है बाजार में बढ़ गया, सीआरआर और एसएलआर में चेंजेस किए गए, और अल्टीमेटली टैक्स में रिफॉर्म किया गया। और इन सब कारणों से एक तो ये फायदा हुआ कि सरकार के खर्चे कम हो गए, और दूसरा ये लाभ हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में भी कंपटीशन आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपटीशन आ गया, जिससे कि पब्लिक को नए नए किस्म के इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बैंकिंग प्रोडक्ट और अन्य क्षेत्रों को भी जानने का मौका मिला। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर
के ऊपर अलग से भी हम चर्चा करेंगे, वहां विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमने ये बताने का प्रयास किया कि फिस्कल रिफॉर्म के अंतर्गत किस तरह से इन चीजों ने इंपैक्ट डाला। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए फिर ये भी एक चेंज आया, बड़ा चेंज, कि रिफॉर्म इन कैपिटल मार्केट। अब जब बहुत सारे जो निजी उद्योग रहेंगे, प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री रहेगी, तो ये भी चीज देखा गया कि इंडस्ट्रीज को कैपिटल चाहिए, इंडस्ट्रीज नीड कैपिटल। तो उद्योगों को अगर लंबे समय के लिए कैपिटल चाहिए तो उसके लिए उन्होंने शेयर बाजार तो पहले से ही था, तो शेयर बाजार को भी उन्होंने एक व्यवस्थित किया, यानी सिस्टमेटिक किया, और इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई। 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सेबी को शुरुआती दौर पर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया और इसको स्टैट्यूटरी फॉर्म दिया गया 1992 में। 1992 में पहले तो एक जनरल फॉर्म में एस्टैब्लिश हुआ और बाद में 1992 में इसे स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक रूप दिया गया। वैधानिक रूप मतलब ये हुआ कि इसको विधान यानी संसद के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। तो अब क्या हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था बन गई। सेबी की स्थापना के साथ ही शेयर बाजार में बहुत तेजी से तरक्की हुई और बहुत सारे जो कंपनियां थी, बैंकिंग कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, सीमेंट के सेक्टर की कंपनियां और भी दूसरे सेक्टर की कंपनियों ने अपना जो उनका रजिस्ट्रेशन था वो शेयर बाजार में होने लगा और शेयर के माध्यम से उनके जो वो कंपनियां जो है अपनी शेयर जारी करती थी और लोग उन शेयरों को खरीदते थे, उन शेयर्स को खरीदते थे, जिससे उन कंपनियों के पास कैपिटल जमा होने लगा। सेबी का काम ये होता था कि जो पब्लिक शेयर बाजार में कैपिटल लगा रही है उनके साथ कोई धोखा ना हो, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, उनको उस शेयर बाजार में अगर कैपिटल लगाया जा रहा है तो उनको जो है पूरी सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले और उनका हित सुरक्षित रहे, ये देखने का काम सेबी के द्वारा किया जाने लगा। और इसका फायदा ये हुआ कि भारत में शेयर बाजार जो है बहुत तेजी से बढ़ा और दूसरी चीजें भी, जैसे एनएसई की स्थापना हुई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था बीएसई, उसको भी 1991 को जो है, और उसमें जो दूसरे सेक्टर्स थे, वैसे सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों के आधार पर बनाए जाते थे। तो 1991 से पहले ये ट्रेंड था कि कुछ ही कंपनियां या कुछ ही ऐसे उद्योग थे जो उनमें ज्यादा प्रभाव दिखाते थे। 1991 के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर थे, जो दूसरे सेक्टर जो 30 कंपनियों में शामिल थे, उनका प्रभाव भी बढ़ गया। तो इस तरह से सेबी की स्थापना और सेबी की प्रभावशील होना 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म के परिणाम माने जा सकते हैं। फिर एक बड़ा चेंज आया जिसके ऊपर हम कल भी चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें एक डी लाइसेंसिंग थी। डी लाइसेंसिंग में जिसको हमने बताया आपको कि बहुत सारे उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने होते थे, तो उसको कम किया गया। शुरुआत में केवल 18 उद्योगों के लिए ये निर्धारित कर दिया गया और बाद में धीरे धीरे कम करके इसे केवल 5 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। तो इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है कि ये 5 उद्योग कौन कौन से थे। इसके अलावा एक जो एक्ट था 1969 का, MRTP, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया, यानी इसको चेंज कर करके 1991 में इसको और अधिक विस्तृत और ओपन कर दिया गया कि ये जो MRTP है वो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव यानी मोनोपोली को रोकने के लिए किस तरह से काम करेंगे। और ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, बाद में यही एक्ट MRTP एक्ट के स्वरूप को बदल दिया गया और 2002 में जाकर क्या बन गया, ये कंपटीशन एक्ट बन गया। यानी कि अब ये देखने का, कंपटीशन एक्ट का काम ये हो गया कि मोनोपोली तो अब होगी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, किसी भी कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी, हर क्षेत्र में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, वस्तुओं या उत्पादों या सेवाओं की कीमत बाजार के हिसाब से तय होगी। तो कंपटीशन प्रॉपर हो,
सही तरीके से हो, कोई भी कंपनी अपना मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर डेवलप ना करे। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ग्रैब खा जाए, यानी उसको अपने में मर्ज कर ले और मोनोपोली बन जाए। ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन एक्ट आ गया 2002 का, प्रतिस्पर्धा अधिनियम बोलते 2002 का। तो ये भी एक बड़ा चेंज हुआ इसमें। और साथ ही साथ ये भी एक पॉलिसी में आया, थोड़ा और आगे बढ़ते तो इसमें ये चेंज है, एक पॉलिसी आई थी उसको बोलते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में, 2011 में। ये सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ही निकल के आ रहा है। जो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी, ये बहुत ही व्यापक नीति थी और इस नीति में ये तय किया गया कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज कैसे करेंगे? इसलिए एनकरेज करना मैन्युफैक्चरिंग को जरूरी था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी पाई जाती है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर उसमें 1% भी चेंज आता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, निर्माण के क्षेत्र में 1% भी बदलाव आता है तो उसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़ी मात्रा में हो जाता है। तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो गंभीर समस्या थी उसको दूर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पूरा ध्यान दिया गया। इसीलिए इसमें यह भी तय किया गया कि 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स हम क्रिएट करेंगे, 100 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड। लेकिन इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना था और यह भी तय किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाते बढ़ाते हम आने वाले समय में, यानी उस समय यह तय किया गया कि 2022 तक जाते जाते हम जो जीडीपी का 25% तक ले आएंगे। और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली कि अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो जीडीपी का जो लगभग जो है 24-25% के आसपास जो है वर्तमान में ये हो भी गया। तो वो उसी पॉलिसी रिफॉर्म का नतीजा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इतना तेजी से तरक्की किया और यहां तक हम पहुंच गए। फिर इसी में इस पॉलिसी के अंतर्गत ही ये भी तय किया गया कि जो हमारे देश में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई बोलते हैं जिनको, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसलिए क्योंकि वो छोटे छोटे उद्योग जो है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, वो रोजगार देने के बहुत अच्छे साधन हैं और उत्पादन के लिए बहुत सारा कैपिटल भी लगाना नहीं पड़ता। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 आल्सो फोकस्ड ऑन एमएसएमई। इसके अलावा एनआईएमजेड का भी विकास किया गया। एनआईएमजेड का मतलब है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन का मकसद ये था कि कुछ ऐसे जोन बनाए जाएं जहां पर छोटे छोटे उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी को लगा करके उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। तो ये एनआईएमजेड भी बनाया गया। तो ये जो चीजें हैं सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के अंतर्गत तेजी से आते जा रहे हैं। अब फिर धीरे से ये हुआ कि फिर बाद में जब अभी लेटेस्ट जो सरकारें बनी 2014 के बाद, तो उन्होंने जो है एक नई चीज ले आए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, है ना, जो 2015 में शुरू किया गया, 25 सितंबर 2015, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसका भी मकसद वही है। मेक इन इंडिया में क्या है, जब वस्तु का निर्माण भारत में होगा, उसमें गुड्स का निर्माण होगा, तो वस्तु के निर्माण में क्या होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ जो है लोगों प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारा जीडीपी है वो ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो देखिए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो आधार रखा उसको यहां पर डेवलप कर दिया। एक और चीज हमने अभी जिक्र किया कि देखिए जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो जाता है कि भाई
दिख तो रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन काम नहीं बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है उसका महत्व इकोनॉमी में बढ़ जाता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो छुपी हुई बेरोजगारी है, उसको दूर कैसे करेंगे? तो उसको दूर करने के लिए भी हमारे पास यही एक जरिया है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करें। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये पॉलिसी भी अपनाई गई कि जॉबलेस ग्रोथ को रिड्यूस करना है। और सर्विस सेक्टर तो देखिए तभी ज्यादा फ्रूटफुल होता है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ तब बढ़ जाता है जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि तब लोग एजुकेशन के फील्ड में भी ज्यादा जाते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी ज्यादा जाते हैं, इसके अलावा जो और अन्य टूरिज्म का भी ज्यादा उसमें तरक्की होता है, होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में भी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। अपने आप सर्विस सेक्टर में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो बीमा लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे या बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। तो पैसा कहां से आएगा? जब पैसा उनके पास आएगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आएगा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ डेवलप करता है सर्विस सेक्टर के ग्रोथ को, और साथ ही साथ जॉब को भी बढ़ाता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा है, यानी 1% अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, वो इसी सेक्टर में ज्यादा है। फिर इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस किए गए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, जो है पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। इसमें भी हमने आपको बताया कि देखिए पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, और पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। आप लोग एक चेंज जो बहुत बड़ा चेंज था वो उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसमें पब्लिक सेक्टर में कहा गया कि भाई क्या, तो नवरत्न कंपनियों का विकास किया गया। नवरत्न कंपनी, अब ऐसे पब्लिक सेक्टर जो घाटे में थे या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उनको तो उतना ज्यादा सुविधा नहीं दी गई और उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग या ऐसी कंपनियां थीं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको कुछ सुविधाएं दी गई और उन्हें एक नई जो है ऑटोनॉमी दी गई। और वो जो ऑटोनॉमी देने की प्रक्रिया शुरू हुई उसी को हम कहते हैं नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी का दर्जा जो है उनको दिया जाने लगा। तो अब कैसे दिया गया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा शुरुआत ऐसे हुआ कि नवरत्न कंपनी का कॉन्सेप्ट आया 1997 में, 1997 में, 1997 में, कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को कहा गया कि भाई आपको कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट जो है आप कुछ अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ उनको ये भी स्वीकृति दी गई कि सरकार जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण या निगरानी नहीं रखेगी। बाद में थोड़ा और चेंज आ गया, इसको कहा चेंज करके महारत्न स्टेटस दिया जाने लगा, यानी नवरत्नों में भी जो और अच्छी कंपनियां थी उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो महारत्न कंपनी का दर्जा देने के लिए कुछ कंडीशंस बना दिए गए कि भाई वो कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर कितना होगा, 3 सालों का एनुअल टर्नओवर जो है मोर देन 25,000 करोड़ होगा, मोर देन 25,000 करोड़ होगा। इसके अलावा पिछले 3 सालों में, इन प्रीवियस 3 इयर्स, उन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया हो। दे हैव गॉट द प्रॉफिट मोर देन 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने प्रॉफिट कमाया हो, तो वो भी एक फैक्टर है। और साथ ही साथ एनुअल नेट वर्थ ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, यानी पिछले 3 सालों में उनका जो एनुअल यानी वार्षिक जो शुद्ध वर्थ यानी जो उनकी जो संपत्ति है नस्ब, वो 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी नवरत्न कंपनी जिनका जो 3 साल या उससे ज्यादा में एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ का है, जिनका एसेट जो है नेट वर्थ जो है वो 15,000 करोड़ का है पिछले 3 सालों में, और पिछले 3 सालों में उन्होंने हर एक साल 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा उन्होंने अर्निंग की है, तो वो नवरत्न कंपनी से क्या बन जाएंगे, महारत्न कंपनी। और महारत्न कंपनी जो नहीं बन सकते हैं लेकिन वो प्रॉफिट में है, उनके जो एक्सपेंडिचर है वो कम है,
उनको जो है वो जो मापदंड तय किए गए हैं उसके मुताबिक वो उनके जो मापदंड है उनको पूरा करते हैं। जैसे मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, ग्रॉस मार्जिन एज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी उनका कम है, ग्रॉस मार्जिन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट एज टर्नओवर, प्रॉफिट जो है उनका वो भी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर, अगर उन्होंने शेयर जारी किया है उस पर भी उनकी अर्निंग हो रही है, तो उनको नवरत्न कंपनी का दर्जा रहने दिया गया। और जो उनमें वो जो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए उनको बोला गया कि भाई ये महारत्न कंपनियां हैं। और महारत्न कंपनियां जो है उनको कहा गया कि भाई अगर आप चाहो तो 5,000 करोड़ तक निवेश कर सकते हो बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के, बिना सरकारी कोई अप्रूवल लिए बिना आप जो है निवेश कर सकते हो। और नवरत्न कंपनी को कहा गया कि आप 1,000 करोड़ तक निवेश कर सकते हो। और जो कंपनी नवरत्न भी नहीं बन सकते थे उनको नाम दिया गया मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी बना दी गई, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2। और उनको छूट दी गई, लाभ तो जरूरी है, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, प्रॉफिट है तभी आप मिनी रत्न भी बनेंगे या नवरत्न बनेंगे या महारत्न बनेंगे। तो उनको कहा गया कि आप चाहें तो 500 करोड़ तक, जैसे नवरत्न को कहा गया 1,000 करोड़, महारत्न को कहा गया 5,000 करोड़ और मिनी रत्न को कहा गया कि भाई आप भी प्रॉफिट गेनिंग कंपनी हो तो आप 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट बिना सरकारी परमिशन के भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए ये पूरे चेंजेस जो है यहाँ पर आते चले गए और हम लोग नवरत्न और महारत्न तक पहुंच गए। तो पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट भी हो गया और पब्लिक सेक्टर को मजबूती भी प्रदान की जाने लगी। और इस तरह से पूरी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंज आ गया और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ गया। तो एक तरफ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी में भी चेंज हो रहा है, और तीसरी जो चीज है वो ये कोशिश की गई कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का आवक भी बढ़े, फॉरेन करेंसी बढ़े। तो उसके लिए भी चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? तो उन्होंने जो टैरिफ रेट्स थे, जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था, उसको कई प्रतिशत कम कर दिए गए। यानी 300% से कम करते करते उसको 150% और उसके बाद और कम करने की योजना बनाई और वर्तमान में तो काफी कम हो गया। जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो ड्यूटी लगाया जाता था उसको भी काफी कम कर दिया गया। इससे क्या हो गया कि जो विदेश से जो सामान लाया जाता था वो भी बढ़ा और भारत से जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो भी बढ़ने लगा क्योंकि ड्यूटीज कम हो गए। तो ड्यूटीज को कम करने से ये फायदा हुआ और कानूनों में भी बदलाव आया। जैसे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक कानून था। तो ये फॉरेन एक्सचेंज को ही रेगुलेट करने से संबंधित कानून था। पहले यही कानून जो था वो था फेरा और बाद में इसको सुधार किया गया। फेरा जो था बहुत स्ट्रिक्ट कानून था, उसमें जेल तक की सजा होती थी अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांजैक्शन में अगर गड़बड़ी करते हैं तो उसमें गंभीर सजा थी उसमें। अभी फेमा में इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप विदेशों से फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं और उसमें अगर गड़बड़ी करते हैं, सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, तो आपको पनिश तो किया जाएगा लेकिन उसमें जेल वेल की सजा को कम करके केवल फाइनेंशियल जो पनिशमेंट था उसको उस पर डाल दिया गया। तो ये भी एक बड़ा चेंज हो गया, फेमा आ गया। इसके अलावा ये चेंज किस लिए आया? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज को हम भारत में लाना चाहते थे, तो फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में बढ़ा, तो इसका भी फायदा हमारे फॉरेन करेंसी जो स्टोरेज था, हमारी जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो बढ़ गया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में जो चेंज आ रहे थे उसको ध्यान में रख करके ये कोशिश की गई कि उनको कंट्रोल रखने के लिए रेगुलेटरी कमीशंस होने चाहिए। तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत तेजी से बूम आया, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। ये जो फाइनेंस जो रिफॉर्म हुए, ये 1991 के जो रिफॉर्म हुए, उस रिफॉर्म से टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां विदेश की, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत जल्दी ही 100% तक निवेश की छूट दे दी गई, तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई। तो उनको रेगुलेट करने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक क्या किया, ये एक आयोग बनाया, ट्राई टेलीफोन यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
1997 में ट्राई बना दिया। ट्राई का काम क्या होता था, टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों को वो रेगुलेट करें कि वो जनता के हितों को नुकसान न पहुंचाएं, और इस तरह से ये ट्राई बन गया। इंश्योरेंस जो सेक्टर था उसमें भी बहुत सारी निजी कंपनियां आ गई, तो उसको भी थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या बनाया, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन 1999 में उन्होंने IRDA के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लिया। तो देखिए कितने सारे चेंजेस इसमें करने पड़ रहे हैं। ट्राई का गठन हुआ, IRDA का गठन हुआ ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, और इन सब को गठित करने का फायदा ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का लाभ जनता को मिलने लगा। पब्लिक सेक्टर यहां पर एक जो है एक बड़ी भूमिका में आ गया कि वो एक रास्ता तय करने लगा और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने लगी। तो इस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में भी चेंजेस आए और इंश्योरेंस सेक्टर में चेंजेस आए, और जो कैपिटल इकट्ठा हुआ, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर से जो कैपिटल इकट्ठा हुआ उनको छूट दी गई, तो वो शेयर मार्केट में भी, यानी कि जो शेयर मार्केट था उसमें भी वो पैसा लगा। इससे शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी आई और उद्योगों को जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल प्राप्त होने लगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ, इंश्योरेंस ग्रोथ भी हुआ, बैंकिंग ग्रोथ भी हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ। लेकिन इन सब चीजों के लिए अलग अलग तरह के नियम और कानूनों की भी आवश्यकता पड़ी। अब क्या कभी कभी डिस्प्यूट भी होने लगे, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े, बैंकों में भी बढ़े, इंश्योरेंस सेक्टर में भी बढ़े, तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़े। तो आपने सुना होगा बैंकिंग लोकपाल का भी गठन किया गया है ना, बैंकिंग लोकपाल बनाया गया। इसी तरह से इंश्योरेंस लोकपाल यानी बीमा लोकपाल बनाया गया। ये सब संस्थाएं जो हैं ये पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाई गई, क्योंकि अब मार्केट के हिसाब से यानी बाजार के अनुरूप चीजें तय हो रही हैं, और जब बाजार के अनुरूप चीजें तय होती हैं तो स्वाभाविक है कभी कभी जब गलाकाट प्रतिस्पर्धा, थ्रोट कट कंपटीशन जब इकोनॉमी में आ जाता है तो आपस में गड़बड़ी भी शुरू हो जाती है, जिससे कि नुकसान भी हो सकता है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए, पॉलिसीज में भी चेंज किए गए और एक्टिविटीज किए गए। इस तरह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के अंतर्गत बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंजेस हुए, बहुत सारी पॉलिसीज फॉर्मेशन हुए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी इसका ज्यादा फायदा ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर पर हुआ, फॉर्मल सेक्टर पर हुआ। फॉर्मल सेक्टर से मतलब क्या है, जो औपचारिक क्षेत्र थे उनको ये ज्यादा लाभ हुआ, यानी बैंकिंग क्षेत्र को ज्यादा लाभ हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, या जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग थे, जो फॉर्मल सेक्टर थे, जिनकी वेतन भत्ते लाभ, या जो व्यापार वाणिज्य में काम करने वाले लोग थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करने वाले लोग थे, जो टेलीकॉम सेक्टर में जो एस्टैब्लिश्ड जो लोग थे, उनको इसका फायदा ज्यादा हुआ। लेकिन भारत में एक बड़ी संख्या ऐसी भी थी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले। जो इनफॉर्मल सेक्टर था उसको इस अर्थव्यवस्था से जितना इस रिफॉर्म से जितना लाभ मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाया, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस रिफॉर्म का बहुत ज्यादा फायदा किसानों को नहीं मिल पाया। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फिस्कल रिफॉर्म के अंतर्गत सब्सिडी वगैरह कम करने की योजना थी, टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत टैक्स को रेशनलाइज करने की योजना थी, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए एनपीओ को कम करने की योजना थी। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर को भी मार्केट के लिए ओपन कर दिया गया। तो जो सोशल एस्पेक्ट था, सरकार का जो सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक जो धारणा थी, उसमें कमी आई, और इसका असर ये हुआ जो निचले तबके के लोग थे, खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट एरियाज, रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो काफी बैकवर्ड थे, उनके ऊपर भी ये जो पॉलिसी चेंज हुआ, चाहे वो टेलीकॉम का हो, चाहे बैंकिंग का हो, वो चाहे वो इंश्योरेंस का हो, उससे उनको ज्यादा लाभ मिल नहीं पाया। तो इनफॉर्मल सेक्टर
पर इसका जो फायदा है वो चूंकि मिल नहीं पाया, तो इसीलिए कई बार जो अर्थशास्त्री हैं वो इसकी आलोचना भी करते हैं कि जब हम हमारे देश के लगभग 80 से 100 करोड़ लोगों को इससे लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये जो इकोनॉमी का स्वरूप है वो इतनी लाभदायक नहीं है। लेकिन ट्रुथ ये है कि ये जो इकोनॉमी का स्वरूप है इसके बिना और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि अब समय आ गया है जबकि हम इस पॉलिसी को रोक नहीं सकते, और वो आया भी। अब ये है कि इस पॉलिसी के जो लाभ हैं, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर का हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, तो धीरे धीरे उसका लाभ लोगों को मिले, यानी एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचे। अगर फॉरेन करेंसी हमारे देश में बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में बढ़ रहा है, विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट सृजन की ओर बढ़े, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की ओर बढ़े, यानी उनको ऐसे सेक्टर्स में ज्यादा मौका दिया जाए जहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो। सर्विस सेक्टर जो है वो उतना ज्यादा जॉब क्रिएशन जो है नहीं कर पाता है, तो फॉरेन कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो, अगर उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा उनका उपयोग करेंगे, तो इससे जॉब क्रिएशन बढ़ेगा और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ पोजीशन में ऑलरेडी है अभी, और बेहतर स्थिति में ये पहुंच जाएगी। और इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म को अगर निचले स्तर तक पहुंचा दिया जाए, अगर लोगों को इंक्लूजन किया जाए, इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि जो पिछड़े और कमजोर तबके के लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ उठा सकें, तो ये एक बेस्ट पॉलिसी हो जाएगी, और इससे भारत जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, वो जो है बढ़ करके एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी इस सेक्टर में और भी कुछ चीजें बची हुई हैं जिसको कि हम बैंकिंग और जो है आपको बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत रिफॉर्म के अंतर्गत चर्चा करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म के अंतर्गत चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट रिफॉर्म के अंतर्गत भी चर्चा करेंगे। तो एक और टॉपिक के अंतर्गत जब हम इसे चर्चा करेंगे तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 जो है आप लोगों के सामने काफी अच्छी तरह आ जाएगा, और आप इस तरह से इससे संबंधित प्रश्नों को बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। थैंक यू।